थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस वीडियो। आज हम लॉरेंस कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत अहम थ्योरी है और टीचिंग से जुड़े हुए लगभग हर एग्ज़ाम में 2-3 सवाल 4-5 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। कोलबर्ग ने असल में जीन पियाजे से इंस्पायर होकर इस थ्योरी पर और मोरल डेवलपमेंट पर काम करना शुरू किया था। ये पियाजे को अपना मेंटर मानते हैं, अपना उस्ताद मानते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर इन्होंने उसी से एग्री करते हुए, जो पियाजे ने भी मोरल डेवलपमेंट की 2 स्टेजेस बताई थी अपनी थियोरी में, उसी पर आगे काम करते हुए इन्होंने अपनी थियोरी को आगे बढ़ाकर इस स्टेजेस में जो है डिवाइड किया और समझाने की कोशिश की कि किस तरह से बालकों के अंदर मोरल डेवलपमेंट हुआ करता है। उनका तरीक़ा क्या था, ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरीके से उन्होंने इस थियोरी को डिज़ाइन किया या इस थियोरी को फॉर्म किया, निर्माण किया। तो होता क्या था कि कोलबर्ग क्या करते थे, जो इनका सैंपल था वो तकरीबन 72 बॉयज़ थे। जी हाँ, 62 बॉयज़ थे जो इनका सैंपल था, जिन पर ये रिसर्च कर रहे थे। तो ये इन्होंने पूरी रिसर्च के दौरान लगभग 11 कहानियाँ इन बच्चों को सुनाई थी, जिसमें मोरल डिलेमास यानी नैतिक दुविधाएं मौजूद थी। और कहानी सुनाने के बाद बालकों से, बच्चों से पूछा जाता था कि इस किरदार को, इस कैरेक्टर को क्या करना चाहिए, इस हालत में इसको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इस तरह के सवाल उनसे पूछे जाते थे। इसी में एक बड़ा मशहूर जो डिलेमा है, जिसको मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, जिसका जो हीन्स, आप पहले ये जान लें कि मोरल डिलेमा क्या होता है। असल में मोरल्स आप जानते हैं कि जो हमारा राइट रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने सीखा है कि सही क्या है गलत क्या है, ये तो मोरल्स होते हैं। और डिलेमा हम ऐसी स्थिति को कहते हैं कि जिसमें हम ये तय ना कर पाएँ कि हमारे लिए कौन सा, दो रास्तों में से कौन सा रास्ता ज़्यादा बेहतर है, यानी कौन सा तरीक़ा या कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट चॉइस होगा। जब हमें ये ना मालूम हो और हम दुविधा का शिकार हो जाएं और तय ना कर सकें कि इधर जाएं तो ये है और इधर जाएं तो ये है, ये इधर जाएं तो ये फ़ायदा और ये नुकसान जुड़ा हुआ है, उधर जाते हैं तो ऐसा होता है। अभी आप हीन्स का जब हम डायलेमा पढ़ेंगे तो आपको इस किस्से को, इस कहानी को सुनकर ये बात समझ में आएगी। असल में हीन्स क्या है, हीन्स की बीवी एक बीमारी से, ख़ास बीमारी से पीड़ित है और मौत की कगार पर है। एक डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी है कि एक वो दवाई है, उससे उसकी जान को बचाने की कोशिश की जा सकती है। एक ख़ास पर्टिकुलर दवाई है, एक रेडियम से वो दवाई बनी है। हीन्स को पता लगता है कि वो दवाई किसी लोकल केमिस्ट ने उसकी खोज की है। तो वो उसके पास जाता है और मालूम करता है। तो उसको पता चलता है कि उसने उस दवाई को बड़ी मेहनत से इन्वेंट किया है और वो उस दवाई के लिए अपनी कॉस्ट का, लागत का 10 गुना वसूल करना चाहता है, 10 गुना कीमत पर बेच रहा है। हीन्स ने अपनी मजबूरी उसको बताई, लेकिन वो ना माना। तो हीन्स ने इधर उधर से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन बहुत पैसे की कोशिश के बाद भी वो आधे ही रुपए इकट्ठे कर सका। और वो स्टोर वाले के पास गया और उसने बताया कि उसकी बीवी मर जाएगी अगर उसको ये दवाई नहीं मिलती है। लेकिन केमिस्ट जो है वो राज़ी नहीं होता है। यहाँ सवाल उठता है कि हीन्स को क्या करना चाहिए। क्या हीन्स को फिर आगे कोलबर्ग बता देते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि हीन्स ने क्या किया फिर, कि जैसे ही रात हुई, हीन्स गया, उसकी दुकान का ताला वगैरह तोड़ा और वो दवा चुरा ली और उससे जाकर उसने अपनी बीवी का इलाज करा लिया और कराने की कोशिश की। तो यहाँ सवाल उठने लगे कि क्या कोलबर्ग ने ये कहानी सुनाने के बाद, ये डिलेमा, दुविधा का किस्सा सुनाने के बाद बालकों से पूछना शुरू किया कि ज़रा बताओ कि हीन्स को क्या करना चाहिए था। क्या हीन्स को चुरानी चाहिए थी या हीन्स को नहीं चुराना चाहिए थी दवाई। और उनको जवाब सिर्फ यस और नो में नहीं देना था। जी हाँ, कोलबर्ग यस और नो के जवाब में दिलचस्पी उन्हें नहीं थी कि मैं ये जान लूँ कि बच्चा ये हाँ कह रहा है या ना कह रहा है, बल्कि वो ये जानना चाहते थे वो तय कैसे करेगा, वो कौन से तर्क होंगे, वो कौन सी बातें सोचेगा ये जवाब देने से पहले, कौन सी चीज़ें उसके सामने होंगी जिनके आधार पर, बुनियाद पर वो जवाब देगा कि हाँ उसको चोरी करनी चाहिए या चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो कोलबर्ग ने क्या किया कि जब इस तरह के उन्होंने सवाल पूछे कि क्यों क्यों हीन्स को दवाई चुरानी चाहिए थी या क्यों उसको चुरानी नहीं चाहिए थी, तो जो जवाब उनको मिलते थे उसके आधार पर उन्होंने बच्चों के रिस्पॉन्सेस को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया।
कि ये रिस्पॉन्स जो है ये इस स्टेज का है, ये रिस्पॉन्स इस स्टेज का है, ये रीज़न इस स्टेज का है। तो बड़ी गौर करने की बात ये है कि कोलबर्ग ये नहीं जानना चाहते थे कि ये बच्चा क्या कर रहा है या इसका डिसीजन, इसका फ़ैसला क्या है, ख़ुद क्या करता, बल्कि वो ये जानना चाहते थे कि हम मोरल वैल्यूज़ को, या हम जब फ़ैसला करते हैं कि कोई काम, तो उस वक्त हम किन बातों को ध्यान में रखते हैं। जी हाँ, तो मोरल रीजनिंग यानी जो नैतिक आधार पर हम जो तर्क करते हैं, नैतिक तर्कना जो है, कि उसमें इनकी दिलचस्पी थी और उसी की बुनियाद पर इन्होंने स्टेजेस में बच्चों को बांटा था। तो सबसे पहले बहुत अहम बात है कि हम इन स्टेजेस के नाम याद करें। देखिए होता क्या है, जब तक कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जब तक आप उन्हें याद नहीं करेंगे वो आपको अनजान लगेंगे, आपको बार बार सताएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें याद करने की होती हैं, समझने के बाद उनको याद कर लेना चाहिए। याद करने से वो नाम याद हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस मिलता है। पहला कदम नाम को याद करना है। देखिए इस तरह याद करने की कोशिश कर सकते हैं कि बीच में जो है वो कन्वेंशनल लेवल है, यानी रूढ़िबद्ध चरण है, और इससे एक चरण पहले प्री कन्वेंशनल है और एक चरण बाद पोस्ट कन्वेंशनल है, और हर लेवल पर जो है दो स्टेजेस हैं। जी हाँ, तो इस तरह से टोटल 6 स्टेजेस हो जाती हैं और 3 लेवल्स हैं जिसमें इन्होंने बांटा है। आगे हम बढ़ रहे हैं, और इससे पहले ये देख लें कि ये कहना क्या चाहते हैं। कोलबर्ग कहते हैं कि जो लोग हैं वो इन स्टेजेस से जो है ऑर्डर में ही क्रमानुसार वृद्धि करके एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जा सकते हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि ऐसा नहीं है कि कोई बंदा जैसे आज पहली स्टेज पर है तो सीधा थर्ड स्टेज पर पहुंच जाएगा, या थर्ड स्टेज से सीधा पांचवी स्टेज पर पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वो कहते हैं कि जो वृद्धि है वो क्रमानुसार ही होगी। और बड़ी अहम बात कहते हैं कि हर कोई इन सारी स्टेजेस तक, सारी स्टेजेस को अचीव नहीं करता, यानी हर कोई स्टेज 6 पर नहीं पहुंचता और इसी तरह हर कोई स्टेज 5 पर नहीं पहुंच पाता। स्टेजेस को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं यकीन करता हूं कि आप पहली ही बार में जो है चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें, ताकि जो है उनको बार बार गिरा कर या रिपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। आप पहली ही बार में जब जो चीज़ें आपके जहन में जा रही हैं वो उन्हें पहली ही मर्तबा में अच्छे से समझ लिया जाए, तो आइंदा सिर्फ नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी और आपके जहन में पूरी तरह रहेगी। तो शुरू कर रहे हैं। पहला जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी रूढ़ि से पूर्व। जैसा मैंने कहा था कि बीच में कन्वेंशनल स्टेज है, लेवल है, दूसरा लेवल है, उससे एक लेवल पहले प्री कन्वेंशनल है और अगला पोस्ट कन्वेंशनल है, उसके बाद वाला। तो पहली बात तो ये है जानने की, ये बच्चों में कॉमनली होता है, यानी ये इस लेवल पर आम तौर पर बच्चे होते हैं जो 9 साल तक की उम्र के हो सकते हैं। इसके अलावा इस लेवल के बच्चे जो हैं उनकी जो अथॉरिटी है, यानी जो रूल्स बनाने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, जिन रूल्स को वो फॉलो करते हैं, वो जो अथॉरिटी है वो उनके अंदर नहीं है। जी हाँ, यानी नियम जो बनते हैं वो उनके अंदर नहीं बनते, उनके दिमाग में नहीं बनते, बल्कि रूल्स बनाने वाली अथॉरिटी, सत्ता जो है वो बाहर है। समझ आ रही है बात? जी हाँ, सत्ता बाहर है, मतलब बाहर से जो कहा जाएगा उसको फॉलो करना है। और वो सत्ता कौन है? वो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले टीचर्स हैं। और जो तर्क है ना, जो तर्क है कि फैसला बच्चा कि ये काम करना है, मुझे ये नहीं करना, ये कैसे तय करेगा, ये जो उसकी रीजनिंग है, वो तर्क है, किस पर आधारित होता है? ये तर्क आधारित होता है फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पर, यानी जो क्रियाएं वो करेगा उसका क्या परिणाम हो जाएगा। उसको एक काम सुनने को मिला, बेटा दूध पी लो, अब उसको ये तय करने में ये वो तर्क इस तरह करेगा कि अगर नहीं पिया ना तो पिटाई हो सकती है, तो पी लो। यानी कि उस काम को करने या न करने का जो परिणाम होगा वो दिमाग में रहेगा, ये फैसला करने से पहले कि किस काम को करना है, कौन सा एक्शन गुड है, कौन सा एक्शन सही है, कौन सा एक्शन नहीं करना है। जी हाँ, यानी तर्क जो तय करेगा क्या सही गलत, वो है क्रियाओं का परिणाम। इसमें पहली स्टेज आती है, 2 स्टेज हैं हर लेवल पर। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, जैसा कि अभी कहा गया कि ओबीडियंस फॉलो करना है अथॉरिटी को, रूल्स को, जो अथॉरिटी उनकी फैमिली, पेरेंट्स और टीचर्स बना रहे हैं उसको फॉलो करना है। तो क्या है? आई शुड डू व्हाट आई एम टोल्ड टू डू, मुझसे जो कुछ कहा जाएगा मुझे वो करना चाहिए, बस इतनी सी कहानी है कि मुझसे जो कुछ कह दिया जाए ओबे करना है। ओबे ओबे द ओबे द रूल्स डिक्टेटेड बाय पेरेंट्स या टीचर्स। और बच्चा अच्छा कैसे कहलाएगा? अपनी निगाह में, यानी कि उसको उसके लिए कौन सा एक्शन सही है, वो एक्शन जो उसको सज़ा से बचा ले,
जी हाँ, तो ओरिएंटेशन जो है ना, यानी इस स्टेज पर जो मेन कंसर्न है बच्चे का वो है सज़ा से बचना, टू अवॉइड पनिशमेंट। वो सज़ा से बचने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। और एक और बात है, इस स्टेज के बच्चों में क्या होता है कि जितनी ज़्यादा बुरी सज़ा है ना, जितनी ज़्यादा सज़ा बुरी उतना ही ज़्यादा एक्शन वो बुरा है। यानी ज़्यादा बुरे एक्शन के लिए ज़्यादा सज़ा, या किसी को ज़्यादा सज़ा मिली है तो वो मानेंगे कि इसने ज़्यादा बुरा काम किया है। और एक और बात, बहुत अहम बात है कि पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा कोई एक्शन करता है, लेकिन अगर किसी एक्शन को करते वक्त उसको ये लगे कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, यहाँ कोई नहीं देख रहा, तो मैं ये कर लेता हूँ, कोई देख नहीं रहा, तो वो क्या मानता है कि इट्स ओके टू डू इट इफ़ यू डोंट गेट कॉट। पकड़े ना जाओ तो कोई काम कर लो, वो बुरा नहीं है। जी हाँ, तो ये पहली स्टेज है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। सज़ा से बचने के लिए बच्चा रूल्स को फॉलो करता है, जो कह दिया जाता है उसको ओबे करता है, और ये मानता है कि उसको जो कुछ बता दिया जाए उसको वही फॉलो करना है। जी हाँ, इसके बाद स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। जी हाँ, व्यक्ति केंद्रित या एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। इसको अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ कि स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, यानी तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। इस स्टेज में आने के बाद, स्टेज जो है ये दूसरी है, लेवल पहला ही है। बच्चे को लगता है कि जो लोग मेरे साथ सही कर रहे हैं, जो लोग मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं, मुझे उनके साथ भी अच्छा करना चाहिए, और मुझे अच्छा इसलिए करना चाहिए ताकि दूसरे लोग मेरे साथ अच्छा करें। तो यानी बी फेयर टू दोज हु आर फेयर टू मी, जो मेरे साथ सही हैं मैं उनके साथ सही रहूँगा। जी, तो एक्सचेंज का मामला चलता है, एक्सचेंज ओरिएंटेशन चलता है। यानी बच्चा जो है वो एक काम इसलिए करता है कि बदले में उसके साथ भी अच्छा होगा, मुझे इसकी मदद इसलिए करनी चाहिए कि क्योंकि कल को मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये मेरी मदद करेगा। यानी पता ये चला कि जो कंसर्न है ना दूसरों का, वो लॉयल्टी पर आधारित नहीं है, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस है, अपना मतलब है, लॉयल्टी नहीं है। जी हाँ, कि वफ़ादारी नहीं है कि वफ़ादार हूँ मैं इसलिए इसकी मदद कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि मदद इसलिए कर रहा हूँ, तर्क ये है कि कल को ये मेरे काम आएगा, मुझे इसको ज़रूरत पड़ेगी, आज मैं इसको टिफ़िन इसलिए खिला दूँ कि कल ये मुझे खिलाएगा। जी हाँ, तो पता ही चला कि इस स्टेज पर जो है वो आ, अपनी ज़रूरतों का जो सेटिस्फेक्शन है ना, कि मेरी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, मेरी आवश्यकता पूरी हो जाए, ये बड़ी प्रायोरिटी है, और इसके लिए जो मैं करूं वो सही है, और जिससे मेरी ज़रूरत पूरी होती हो। यानी वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रहा हो, दूसरे की कोई इच्छा पूरी कर दें तो वो भी हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। ये स्टेज 2 है, और यहाँ हमारा पहला लेवल जो सही मायनों में देखें तो मोरालिटी जिसमें है ही नहीं। यानी अगर पहले लेवल के आप स्टेज 1 पे ध्यान दें तो वहाँ भी आप देखेंगे कि बच्चा जो है, बच्चे के अंदर कोई मोरालिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उसको जो कुछ बता दिया जाता है सज़ा से बचने के लिए वो कर लेता है। इसके बाद अगर आप दूसरी स्टेज देखेंगे पहले लेवल की, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि मोरालिटी का कोई जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, बस वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बदले में उसके साथ वैसा अच्छा होगा, अगर वो दूसरे के साथ अच्छा करेगा, वो दूसरे की मदद करेगा, टिफ़िन शेयर करेगा, पेंसिल शेयर करेगा, तो कल को उसके साथ भी होगी, इसलिए वो कर रहा है। तो इसलिए ये स्टेज जो है ना, इस स्टेज पर जो है मोरालिटी सही मायनों में होती ही नहीं है। आगे देखते हैं, स्टेज 2 हमारे सामने आ गई, कन्वेंशनल, यानी रूढ़ि पर आधारित जो है वो चिंतन है। इसमें हम देखते हैं कि जैसा हमने पहली स्टेज में देखा तो वो बच्चों में कॉमन था, यहाँ ज़्यादातर एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स इसी स्टेज पर होते हैं। जी हाँ, बहुत कम एडल्ट्स होते हैं जो अगली स्टेज, जो हम इसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी वाली स्टेज पढ़ेंगे, उस पर पहुंच पाते हैं। अब देखिए ज़रा, अब दायरा बड़ा होता है, अब वो फैमिली, पेरेंट्स, टीचर से बाहर निकल कर जो है वो सोसाइटी में कदम रखने लगा है, सोसाइटी को समझने लगा है। तो वो यहाँ आते आते ये समझने लगता है कि जो नियम है ना, जो रूल्स हैं वो ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? ताकि समाज में ना एक ऑर्डर बना रहे, सोशल ऑर्डर बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, समाज के अंदर उठा पटक ना हो, केओस ना हो, परेशानियाँ ना हो, दिक्कतें ना हो। यानी चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए? कि चोरी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर सब चोरी करने लगें तो क्या होगा, कि समाज में जो है वो सब कुछ उथल पुथल और एक बदचलनी समाज में पूरे पैदा हो जाएगी। तो चोरी से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि ये समाज को स्थापित रखने में
मदद करेगा। यानी समाज में केओस न क्रिएट हो, सोशल ऑर्डर बना रहे और आपस में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनी रहे, इसलिए रूल्स ज़रूरी है। इस स्टेज पर आकर उसको ये एहसास हो जाता है कि रूल्स सिर्फ सज़ा से बचने के लिए नहीं, बल्कि रूल्स इसलिए ज़रूरी हैं कि इससे समाज में ऑर्डर स्थापित होता है। ये दूसरा लेवल है। अभी हम इसकी दो स्टेजेस हैं अलग अलग, थोड़े थोड़े डिफरेंस से उनको समझने की कोशिश करेंगे। एक और बात जो इस स्टेज पर होती है वो होती है कि इस लेवल पर जो बच्चे होते हैं वो रूल्स को जो है बहुत सख्ती से, कठोरता से पालन करते हैं, क्योंकि वो सख्ती से मानते हैं कि रूल्स का पालन करना ज़रूरी है। जो रूल्स बना दिए गए हैं उसी में सबकी भलाई है। और एक और अहम बात कि रूल्स या जो नियम बनाए गए हैं वो निष्पक्ष हैं या नहीं है, इस पर ध्यान नहीं जाता है। वो सबके लिए फेयर है या नहीं है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं करता। इस स्टेज पर जो बच्चा होगा वो ये नहीं देखेगा कि नियम सही है या गलत है, नियम में जस्टिस हो रहा है नहीं हो रहा है। बस वो ये जानता है कि नियमों का सभी को पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से समाज को ऑर्डर में रखा जा सकता है। इसमें जो अब इस लेवल में पहली स्टेज आती है, या हम कह सकते हैं शुरुआत से देखें तो थर्ड स्टेज है हमारी, वो है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध। और इसी के अलावा बहुत अहम जो इस स्टेज की ख़ास पहचान है वो है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। क्या मतलब है ओरिएंटेशन का? क्या मतलब है कि बच्चे का सारा जहन इस तरफ रहता है कि मैं अगर रूल्स को फॉलो करूँगा ना, मैं इस काम को करूँगा जो सोसाइटी में, फैमिली में अच्छा माना जाता है, तो मैं अच्छा लड़का कहलाऊँगा, मैं अच्छी लड़की कहलाऊँगा। और इसी के साथ साथ कि इन कामों को करेंगे तो आपस में जो है संबंध अच्छे बने रहेंगे। यानी बीइंग मॉरल इज़ बीइंग अ गुड पर्सन इन योर ओन आइज़। अपनी निगाहों में, दूसरों की निगाहों में अच्छा बन जाओ, यही नैतिकता का जो है वो परिमाण है इस स्टेज में, थर्ड स्टेज में, जिसको हम गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन में कह सकते हैं। एक इसके अलावा बच्चे जो है ना, उन्हें दूसरों का अप्रूवल चाहिए होता है। जी, यानी वो दूसरों की मदद, या अब वो सारे ना रूल्स इसलिए फॉलो कर रहे, इसलिए भी फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि दूसरे लोग उन्हें अपने ग्रुप में रखें और उनके एक्शंस को अप्रूव करें। यानी वो जो कुछ कर रहे हैं उनको पसंद किया जाए। उनको ऐसा ना हो कि ये कहा जाए कि इसको तो बैठने का सलीका नहीं, इसको उठने का सलीका नहीं, इसे नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करनी है। तो वो सारे काम सोसाइटी के, जो सोसाइटी में सही माने जाते हैं, इसलिए करता है ताकि उसको सोसाइटी में इज्जत मिले, उसको उसके पीयर ग्रुप में जो है वो अप्रूवल मिले, उससे सब दोस्ती करें। यानी इसीलिए वो, अगर आपने उसको राज, किसी ने उसको राज बता दिया है और आप उससे पूछ रहे हैं तो वो नहीं बताएगा। वो कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिसने मुझे राज बताया है मेरी उससे दोस्ती अच्छी बनी रहे, पॉजिटिव रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल, एक दूसरे से अच्छे संबंध बने रहें, और मैं उसकी निगाहों में जो है वो अच्छा बन जाऊँ। इसीलिए मैं उसके राज को, उसके ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहता। और इसी तरह जैसा कि कहा गया कि रूल्स जो समाज ने बना दिए उसको फॉलो करता है, तो व्हाट द मेजॉरिटी थिंक इज़ राइट, यानी जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं सही है वही सही है। इस स्टेज पर जो सही गलत का पैमाना है बच्चे का वो ये होता है कि ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं, ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं, मेजॉरिटी जो करती है वो सही करती है और वही सही है। इसके बाद जो अगली स्टेज है हमारी वो है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। जैसा कि हमने इस लेवल को शुरू करते वक्त कहा था कि इस लेवल में दो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में हमने देखा कि गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, यानी वो रूल्स को फॉलो इसलिए कर रहा है ताकि उसको दूसरों का अप्रूवल मिले, वो अच्छा बच्चा, अच्छी बच्ची कहलाए। इसके अलावा इसी लेवल पर अब जो चौथी स्टेज, यानी इस लेवल की दूसरी स्टेज है, वो है कि सोशल ऑर्डर जिन नियमों से इस्टेब्लिश होगा वो नियम सही होंगे। यानी यहाँ मोरालिटी का पैमाना ये होगा कि भाई समाज में जो है ना वो ऑर्डर बना रहे, जैसा कि पहले कहा गया। तो समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर सबको रहना चाहिए। जी, कि रूल सबके लिए हैं तो सब फॉलो करें तो समाज जो है वो ऑर्डर में रहेगा, समाज में एक दूसरे के संबंध ख़राब नहीं होंगे। तो क्या करते हैं यहाँ बच्चे जो है ना वो गाइडलाइंस के क्या व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए वो समाज की तरफ देखते हैं। और उनको लगता है कि अच्छा होना क्या है कि अगर मैं अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा हूँ, जो कुछ मुझसे मेरी ड्यूटीज़ हैं समाज के अंदर, एक अच्छे समाज में जो जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, अगर मैं उनको पूरा कर रहा हूँ तो यही एक्शंस जो हैं वो सही हैं, मोरली करेक्ट हैं। और इसके अलावा एक बहुत अहम बात है कि इस स्टेज पर जो बच्चे होते हैं ना, चौथी स्टेज पर जो सोशल ऑर्डर वाली स्टेज है, वो ये मानते हैं कि जो नियम है उनको बदला नहीं जा सकता, वो इनफ्लेक्सिबल हैं, अनचेंजेबल हैं। नियमों का बहुत कठोरता से, सख्ती से पालन करना चाहिए और नियम बदले नहीं जा सकते हैं, जैसे बता दिए गए हैं उनको उसी तरह फॉलो करना चाहिए।
आखिरी स्टेज जो हमारी है वो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल 3 है। यहाँ दो स्टेजेस हैं, स्टेज 5 और स्टेज 6, यानी रूढ़ी से उठकर ऊपर उठकर नैतिक चिंतन। अब इस स्टेज पर आते आते बच्चों को या लोगों को लगने लगता है कि कुछ कानून ऐसे ज़रूर हैं कि वो बनाए तो गए हैं डेमोक्रेटिकली और नियम बना दिए गए हैं, लेकिन कभी कभी वो नियम समाज के एक तबके के साथ अच्छा नहीं करते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं और उनको बदलना चाहिए। इस लेवल के बच्चे ये सोचते हैं। अभी लेवल की बात हो रही है, फिर हम इसको स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। और इसके अलावा कोलबर्ग का ये भी कहना था कि सिर्फ 10 से 15% लोग हैं जो इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी इस स्टेज के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो अमूर्त चिंतन ज़रूरी है, जो पियाजे की फॉर्मल स्टेज में होता है कि जो अमूर्त चिंतन जो ज़रूरी है, वो सिर्फ 10 और 15% लोग इस तरह का सोच पाते हैं। वरना बाकी ज़्यादातर लोग जो है दूसरों को देखा देखी, बस सही गलत का पैमाना उनका ये होता है कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, यानी वो जो दूसरे लोगों से सुनते हैं उसी के आधार पर तय करते हैं। खुद से सोचने की, समझने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है कि वो नियमों को इस तरह से सोच सकें। तो पहली स्टेज जो इस लेवल में है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, अनुबंध से क्या मतलब है? इनको लगता है इस स्टेज में आने के बाद बंदा ये मानने लगता है कि भाई ये जो नियम है ना, ये सबने मिलकर बनाए हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये कोई समाज के बनाए हुए नियम इस तरह से नहीं है कि इनको बस आंखें बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करते रहो, चाहे समाज में 10 लोगों में से 2 को उन नियमों से नुकसान हो रहा हो। तो क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि जो लॉज हैं, जो कानून हैं, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो अनुबंध हैं, और जिन्हें दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह रिन्यू हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, बदल सकता है सबके एग्रीमेंट से। हाँ, ये ज़रूर है, इस स्टेज के लोग ये ज़रूर मानते हैं कि सबके एग्रीमेंट से डेमोक्रेटिकली उन नियमों को बदल देना चाहिए, उन नियमों में बदलाव कर देना चाहिए जो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, जो अनजस्ट हैं, जो सबके लिए जो है वो कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इनको लगता है कि जब ज़रूरी हो, इस स्टेज में आने के बाद ये लगता है कि भाई नियम जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह हैं, अनुबंध की तरह है, यानी सब ने मिल बैठकर जो है नियम बनाए हैं एक तरह से, और जब नियमों को बदलने की ज़रूरत महसूस हो तो सबको रजामंदी से नियमों को बदल देना चाहिए। यानी कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार ऐसे हैं जो कानून से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन उन मूल्यों के लिए, उन अधिकारों के लिए, फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ, ज़िंदगी का अधिकार, या राइट टू लिबर्टी, मैं इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लीजिए एक एरोप्लेन में 3 लोग जा रहे हैं और उनमें से एक बंदा स्मोकिंग शुरू कर देता है, और एक बंदा जब स्मोकिंग शुरू कर देता है तो तीसरा शख्स जो बैठा हुआ है वो एतराज़ उठाता है कि भाई साहब आप सिगरेट पी रहे हैं। मान लीजिए किसी ऐसी गाड़ी में जा रहे हैं, जहाज़ में नहीं जा रहे, मान लीजिए, या कहीं भी जा रहे हैं, तो पहला वाला जो सिगरेट पी रहा है वो कहता है भाई साहब ऐसा है, वोटिंग कर लेते हैं, 3 लोग मौजूद हैं, ज़्यादातर लोगों की जो राय होगी उस बात को मान लेंगे। तो दूसरा वाला तो खामोश बैठा था, उसे तो इस बात से कोई एतराज़ था ही नहीं, तो वो चुप रहा, उसने उसके जो है डिसफेवर में, यानी उसके अगेंस्ट वोट नहीं दिया। तो क्या है, वो सिगरेट पीता रहा। लेकिन यहाँ गौर करें कि इस तरह जो फैसला हुआ वो जस्ट फैसला तो नहीं हुआ, इंसाफ पर आधारित फैसला नहीं हुआ। संख्या के आधार पर हमेशा ज़रूरी नहीं कि फैसले सही हो सकता है उसको बीमारी हो, और अगर उसको कोई दमा वगैरह, अस्थमा वगैरह की बीमारी हो, तो उसके लिए उसका धुआं कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो इस स्टेज में जो बंदा है वो ये सोचता है कि भाई नियम सही है, कानून नियम बने हैं और डेमोक्रेटिकली बनाए गए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उनको चेंज किया जा सकता है सबके एग्रीमेंट से। बस ये फ़र्क इस स्टेज और अगली स्टेज में जो है हम देखेंगे कि इस स्टेज के बंदे में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो कानून को तोड़ सके। वो कहता है कि कानून को बदल देना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेटिकली, सबकी रजामंदी से, सब बैठकर जो है वो कानून पर चर्चा करें और जो ज़रूरी बातें हैं उनको बदल दें। आखिरी स्टेज जिस पर कोलबर्ग के मुताबिक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि मुझे तो लगता नहीं कोई पहुंचता है इस स्टेज पर, या उनको लगता है कि बहुत कम लोग हैं, वरना ज़्यादातर लोग 5वीं स्टेज पर ही रहते हैं। छठी स्टेज बहुत अहम स्टेज है और वाकई बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। हाँ, हिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन लोगों में हमें ये छठी स्टेज मिलती है। नेल्सन मंडेला या इस तरह और भी लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, मौलाना आज़ाद हैं।
और भी आप अगर हिस्ट्री को जो है पढ़ें तो इस तरह के आपको लोग, मार्टिन लूथर किंग है, ऐसे रोज़ा पार्कर है जिसको आपने सिविक्स में पढ़ा होगा, जिन्होंने रूल तोड़ा था। और बस में जब कोई अंग्रेज़, कोई वाइट आला नस्ल का, वो अपर रेस का जो शख्स आता तो औरतों को सीट खाली करनी होती थी, या अफ्रीकन अमेरिकन्स को सीट खाली करनी होती थी, तो उसने उस दिन खड़े होने से मना कर दिया था। आप सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टेज है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यानी सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड। इस स्टेज पर क्या होता है, लोग सोचते सोचते, चिंतन करते करते एक अपना मोरल गाइडलाइंस बना लेते हैं। जी हाँ, अपना खुद का उनका एक सेट बन जाता है मोरल गाइडलाइंस का, नैतिक मार्गदर्शन का, जो कानून के मुताबिक भी हो सकता है, कानून के खांचे में फिट भी बैठ सकता है और फिट नहीं भी बैठ सकता। मिसाल के तौर पर, जैसा भी पहले कहा गया स्टेज 5 की ही बात की, बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जो कानून से ऊपर हैं। किसी की ज़िंदगी है, किसी के साथ जस्टिस है, इंसाफ है, कि ये कानून से ऊपर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अपार्थेड, रंग भेद। साउथ अफ्रीका में अपार्थेड, रंग भेद चल रहा था। काले लोगों के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन था, कानूनों की मदद से डिस्क्रिमिनेशन था। ये कानूनी था कि डिस्क्रिमिनेशन रहे। तो स्टेज 5 वाला बंदा क्या कहेगा कि भाई डेमोक्रेटिकली रूल्स को चेंज कर दिया जाए, लेकिन वो इसके लिए कोई आंदोलन खड़ा नहीं करेगा। वो कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए कानून को तोड़ नहीं देगा कि मैं नहीं मानता कि ये इससे जस्टिस हो रहा है तो मैं इस कानून को तोड़ूंगा, यानी मैं काले लोगों के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। जी। तो स्टेज 6 के लोग ही ये कर पाते हैं कि वो जिस चीज़ को सही मानते हैं, वो मानते हैं कि जस्टिस, लाइफ, ये ऐसे राइट्स हैं कि लिबर्टी, आज़ादी, इक्वलिटी, ये ऐसे राइट्स हैं जो हर तरह के कानून से ऊपर है। और जब ये रूल्स टूट रहे हों तो कानूनों को बदलना चाहिए, और अगर कानून ना बदले जाएं तो इस स्टेज के लोग ये मानते हैं कि आंदोलन करना चाहिए या अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि लॉज आर वैलिड ओनली इन सो फार एज दे आर ग्राउंडेड इन जस्टिस। जी हाँ, यानी अगर लॉज इंसाफ करते हैं वहीं तक वो सही है जब तक कि वो वो इंसाफ की भूमि पर टिके हुए हैं। जैसे ही उन कानूनों के कदम इंसाफ की भूमि से हटेंगे तो वो कानून भले ही कानून हो लेकिन वो माने नहीं जाएंगे, यानी उनको बदलने की कोशिश की जाएगी और कॉन्सिक्वेंसेस को बियर किया जाएगा। और ये भी इस स्टेज के लोग ये भी मानते हैं कि जो कमिटमेंट टू जस्टिस है उसके साथ एक ऑब्लिगेशन है कि ऐसे अनजस्ट, गैर इंसाफ करने वाले कानूनों को फॉलो ना किया जाए। जी हाँ, यानी अगर इस स्टेज का बंदा साउथ अफ्रीका में उस वक्त रहा होता, जैसा कि नेल्सन मंडेला और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इन कानूनों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, और उन कानूनों को बदलने के लिए नेल्सन मंडेला ख़ुद तकरीबन 25 साल जेल में रहे, कॉन्सिक्वेंसेस को बियर किया, परिणामों को बर्दाश्त किया, जिन रूल्स को और मॉरल गाइडलाइंस को वो मानते थे कि जस्टिस कानून से ऊपर है, कानून की मदद से जस्टिस को मिटाया नहीं जा सकता। जी हाँ, तो इसकी वजह से वो 25 साल जेल में भी रहे, और फिर 1994 में हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो एक डेमोक्रेटिक जो है कंट्री बन गया, और वहाँ फिर से बराबरी और इक्वलिटी इस्टेब्लिश हो गई थी। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, और हीन्स के, अब हम हर स्टेज को बस हीन्स के एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम पहली स्टेज की बात करें और हीन्स का डायलेमा रिकॉल करें, तो इस जो स्टेज के बच्चे थे वो क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे कि हीन्स जो है वो चोरी करने में, उन्होंने चोरी कर ली लेकिन उनका चोरी करना गलत था। ही वॉज रॉन्ग टू स्टील द ड्रग, क्योंकि चोरी करना बुरी बात है। और चोरी करना बुरी बात क्यों है? क्योंकि चोरी करेंगे तो सज़ा मिलेगी। तो पहली स्टेज का बच्चा तो हीन्स का ही जो डिलेमा है, अगर स्टेज 3 वाले बच्चे से, यानी जो गुड बॉय नाइस गर्ल वाली स्टेज पर है, उससे सवाल पूछा गया तो उसने क्या जवाब दे सकता है? वो कहेगा कि भाई हीन्स ने दवाई चुराई, वो अपनी जगह सही था, क्योंकि वो अच्छा आदमी था, वो अपनी बीवी को बचाना चाहता था। जी हाँ, गुड मैन। एक तरफ देखिए, दोनों पहलुओं से इस स्टेज के बच्चों ने सोचा। गुड बॉय वाले पहलू से भी सोचा कि वो सही था क्योंकि वो अच्छा हस्बैंड था,
वो अपनी बीवी को बचाना चाहता था, वो अच्छा आदमी था। और दूसरी तरफ उन्होंने ये सोचा कि ड्रगिस्ट जो दवाई बेचने वाला है वो सेल्फिश था, ग्रीडी, लालची था। हाँ, वो सिर्फ अपनी अपनी सोच रहा था, सिर्फ अपनी कमाई के बारे में सोच रहा था और किसी और की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच रहा था, यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। यानी वो इस बारे में नहीं सोच रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ इससे मेरे और हीन्स के या किसी भी कस्टमर के संबंध में क्या असर, क्या इससे अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, एक दूसरे के बीच अच्छे संबंध पैदा होंगे, या क्या वो गुड बॉय की तरह या गुड मैन की तरह बिहेव कर रहा था। हाँ, तो वो सोचेंगे कि जो ये ड्रगिस्ट है, दवाई बेचने वाला, वो गुड बॉय या गुड मैन की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, जबकि हीन्स वो तो अच्छे आदमी की तरह बिहेव कर रहा था, वो अपनी बीवी को बचाना चाहता था। जी हाँ। और अगर किसी स्टेज 4 वाले से जो लॉ एंड ऑर्डर को बड़ी सख्ती से फॉलो करना ज़रूरी समझता है, जो समझता है कि कानूनों को, नियमों का पालन इसलिए ज़रूरी है ताकि समाज में जो है वो केओस ना हो, उथल पुथल ना हो, समाज सही तरीके से व्यवस्थित रूप से चलता रहे, तो वो क्या जवाब दे सकता है? वो कहेगा कि भाई अगर हर कोई हिंस जैसा करे तो फिर क्या होगा कि फिर सोसाइटी में जो है वो हर तरफ केओस हो जाएगा। इसीलिए ऐसे रूल्स ज़रूरी हैं जिन्हें सबको फॉलो करना चाहिए। यानी इस स्टेज का बच्चा या इस स्टेज पर जो व्यक्ति है वो हीन्स के उस कदम को गलत ठहरा सकता है, इस वजह से, क्योंकि ऐसा करने से अगर सब चोरी करने लगें तो क्या होगा। जी। बाकी स्टेजेस के बारे में आप खुद सोच सकते हैं, और इस तरह आप मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। आप एक दो बार इन ये जो नोट्स की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, आप इनको खुद पढ़कर देख सकते हैं और शायद तब अच्छे से जो है बात समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।